नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज पूरे दुनिया में अर्थनैतिक जगत को अगर देखें तो चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है। आज किसान, युवा वर्ग, स्टूडेंट, शिक्षित युवा वर्ग, अशिक्षित युवा वर्ग, समाज के बूढ़े, अर्धवयस्क, प्राप्त वयस्क, ये हर प्रकार के लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे दौड़ रहे हैं कि अर्थ चाहिए, अर्थ चाहिए, अर्थ चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। क्यों रोजगार चाहिए? कि आपको जीना है। जीने के लिए आपको कुछ चीजें जरूरत है। भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शिक्षा चाहिए, आवास चाहिए, औषधि चाहिए। इसी के लिए सब लोग सोच रहे हैं। आज नहीं, हमेशा इसकी जरूरत पड़ी है। हमेशा अर्थ की जरूरत पड़ी है। अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी अर्थ की जरूरत पड़ेगी। आज हमारे युवा वर्ग, हम सभी बेरोजगारी चिल्लाते हैं, महंगाई महंगाई के बारे में सोचते हैं और चिल्लाते रहते हैं। दोषी ठहराते हैं नेताओं को, दोषी ठहराते हैं अलग अलग ग्रुप के लोगों को। राजनेताओं को दोषी ठहराना जायज इसलिए है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये राज चलाना उनका बपौती है और वो राज चलाएंगे। वो शासक हैं, हम शासित हैं। हमें शासित रहने की मानसिकता है और उनको शासन करने की मानसिकता है। हमें शोषित होने की मानसिकता है और उन्हें शोषण करने की मानसिकता है। हमें दमित रहने की मानसिकता है, उन्हें दमन करने की मानसिकता है। तो ये तो जब तक हम दमित रहेंगे तब तक वो दमन करेंगे, जब तक हम शोषित रहेंगे होना चाहेंगे तो लोग शोषण करेंगे। ये तो दुनिया की रीत है। वीर भोग्य वसुंधरा, वो वीर बौद्धिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, या बाहुबली हो, वो अपने बल पे दूसरों पर दमन करते हैं। और दमन करना ये पशुता है, ये पशु वृत्ति है। और जिस मनुष्य में जितनी ये दमन की मानसिकता है उसमें देखेंगे कि उनमें पशुता ज्यादा है, अमानविक गुणों का भरमार है। यही आप हमेशा देखेंगे। आज पूरे विश्व के को अगर हम अर्थनैतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या देखते हैं? कौन ऐसा देश है जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है? कौन ऐसा देश है जहां पर गरीब और गरीबी नहीं है? जो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं वहां भी गरीबी है। जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, वहां भी गरीबी है। डेवलपिंग कंट्री है वहां भी गरीबी है। अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां भी गरीबी है। हाहाकार तो सर्वत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेरी नॉलेज के क्षेत्र में पहले की तुलना में लोग आज बहुत आगे बढ़े हैं। लिटरेरी नॉलेज है, कुछ किताबें हमारे सामने आ जाती हैं, हम रट के बस पढ़े लिखे जुआ या ज्ञानी व्यक्ति कहलाते हैं, रट लेते हैं जो भी लिखा गया है। बस वो जैसे लिखा जाता है अकबर द ग्रेट या राणा प्रताप द ग्रेट, तो पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट, तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि अकबर द ग्रेट, राणा प्रताप क्या है, हारा हुआ है। किंतु कभी पर्यालोचना करें, गहराई में देखेंगे, नहीं, राणा प्रताप तो कभी हारे ही नहीं थे। जो हारे ही नहीं थे उनका नामो निशान नहीं है। जो हमेशा शोषण और दमन करते हैं वही ग्रेट बन गए। और इतिहास में हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, शान शौकत से पढ़ रहे हैं।
हम हिग्स बोसन के बारे में जानते हैं, किंतु हिग्स बोसन कहां से आया, इसका सूत्रपात किसने किया, वो किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस या जगदीश चंद्र बोस? कोई ना कोई बोस ने तो किया है, इसीलिए तो हिग्स बोसन नाम हुआ है। उस बोस की याद हमें नहीं आती है, हमें हिग्स की याद आती है। इसलिए इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो गलत पढ़ाया गया, हम पढ़ रहे हैं और शायद भविष्य में भी पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से तो ज्ञानी होने से रहे भाई। अपने अंदर वो अकल भी होना चाहिए, जागृत विवेक भी होना चाहिए, जिससे आदमी समझ जाए कि क्या अच्छाई और क्या बुराई है। पूरे दुनिया के अगर इकोनॉमिक दृष्टि से तो देखें तो दो ही धाराएं तो चल रही हैं। एक पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी का मतलब ही होता है पूंजी ही सर्वस्व है जीवन का, ह्यूमन बीइंग्स आर इकोनॉमिक बीइंग। पूंजीवादियों का एक ही अवधारणा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर इकोनॉमिक बीइंग, मनुष्य जो है अर्थनैतिक जीव है, अर्थात अर्थ ही जीवन का सर्वस्व है, अर्थ है तो उसका सब कुछ है। अब जरा सोचिए, बुद्धि विवेक वैराग्य चैतन्य प्रभाव उन्नत मनुष्य जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की क्षमता है, एक पल में दुनिया को ध्वंस करने की क्षमता रखता है, उस मनुष्य को क्या बना दिया गया है? ह्यूमन बीइंग्स आर इकोनॉमिक बीइंग। मनुष्य को बना दिया है कि मनुष्य है एक अर्थनैतिक बीइंग। बस चल रहे, अब अर्थनीति है तो अर्थ के पीछे दौड़ो, अर्थ अर्थ अर्थ। यहां पर अर्थ मतलब ये जागतिक रुपए पैसे धन संपत्ति। अर्थ का तो और एक भी मीनिंग है, और एक मतलब है, वह है मानसिक आभोग की पूर्ति, मानसिक जो साइकिक पेबुलम की पूर्ति जिससे है वो भी अर्थ है। लेकिन यहां अर्थ सिर्फ फिजिकल वेल्थ के बारे में कहा गया है। फिजिकल वेल्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पागल कुत्ते की तरह भागे जा रहे हैं, दिन रात 24 घंटा भागे जा रहे हैं, और मनुष्य हो गया क्या? मनी कैरिंग रोबोट। ये एक पैटर्न है, एक चिंतन धारा है। अब इस पूंजीवादी विचारधारा में क्या है? किसी भी तरह से लाभ कमाओ, पूंजी चाहिए, और पूंजी कैसे आएगा? तो प्रॉफिट के माध्यम से। तो प्रॉफिट कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। एक तो यहां पर जितना संपत्ति आहरण करना है कर लो, बटोर लो, जितना संपत्ति दुनिया में बटोर लो, तुम अपने क्षमता अनुसार जितना क्षमता है बटोरते जाओ, बटोरते जाओ, बटोरते जाओ। बटोर के दुनिया को खोखला कर दो, आने वाली पीढ़ी के लिए रखने की कोई जरूरत नहीं है। कोयले के खदान को कोड़ खत्म कर दो, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दो, और अपना बस पूंजी का मालिक बन जाओ। ये मानसिकता। जरूरत पड़ने पर लोगों के खून चूसो, खून बेचो, उसका लंग्स बेचो, शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग बेच दो, उनके एक एक लिम्स को बेच दो। प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए पूरे जो दुनिया के 7 से 8 अरब आबादी है, इनको क्या करो? चूस लो, जितना चूस लो। देख लीजिए, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, एक एक जिसे हम पूंजीपति कहते हैं, धन्ना सेठ कहते हैं, और दुनिया के सारे संपत्तियों को अपने हाथ में करके पूरे दुनिया को अपने अनुसार मूव करा रहा है, घुमा रहा है। एक कोरोना काल के ही एक इतिहास देख लीजिए। ये कोरोना क्या है उसका अभी तक आता पता नहीं चला, कहां से आया है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, ये नहीं पता चला। लेकिन लोगों को मास्क पहना दिया, लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया। वैक्सीनेशन कराने के बाद अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, जब 150 करोड़ लोग हमारे देश में वैक्सीन ले लिए, तब बोलते हैं कि ये स्वैच्छिक है। इतना दिन के सोए हुए थे हमारे जुडिशियरी, कितने लोग इसका विरोध किए, लेकिन कुछ नहीं माना। और इस सिस्टम ने यह बता दिया
कि आयुर्वेद, होम्योपैथिक, अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन चाहिए और जितने तरह के एंटीबायोटिक जो स्टोर में पड़ा हुआ है उसको भरमार यूज करो, जितना चाहे यूज करो, क्योंकि मर जाएगा तो कोरोना से मर गया है। आज एलोपैथ को सर्व वर्चस्व दिया गया है और भारत के समृद्ध आयुर्वेद को धूमिल कर दिया। और कोई इस आयुर्वेद के बारे में बोलने जा रहा है तो उसको बोलने नहीं देते, गले को दाब दिया जा रहा है, फांसी। क्योंकि उनके पास न्याय व्यवस्था है, उनके पास जुडिशियरी है, उनके पास पुलिस वाहिनी है, आर्मी है, उसके माध्यम से आपकी हमारी क्या औकात। क्योंकि गणतंत्र तो सिर्फ पढ़ने की बात है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, ये तो पढ़ने की बात है, पढ़ो किताब में। बाकी समय तो बाय द नेता, बाय द लीडर्स, फॉर द लीडर्स, फॉर द ब्यूरोक्रेट्स। दिस इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल नहीं, ये फॉर द लीडर्स, फॉर द बुर्जुआज, फॉर द ब्यूरोक्रेट्स। वो चाहेगा जैसा चाहेगा, तुम सिर्फ एकमात्र टूल्स हो। तुम नागरिकता के नाम पर नागरिक नहीं हो, टूल्स हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें सिर्फ अधिकार है ऊपर से जो आदेश आएगा उसे फॉलो करने का। दिस ऑल अबाउट कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी। ये समाज की परिप्रेक्ष्यता है। किसी तरह से प्रॉफिट कमाओ, धन्ना सेठों का अपना जो तिजोरी भरती जा रही है, गरीब गरीब से होते जा रहा है। कौन कहे, किसे कहेगा। आत्महत्याएं हो रही है, अभी भी इस जाड़े में निर्वस्त्र लोग घूम रहे हैं। जाड़े में भी कितने लोग मर गए हैं, मर ही रहे हैं। इसके दोषी कौन है? नेताओं का चरित्र सब जान गए हैं। इस नेताओं को चुना किसने भाई? हम लोगों ने चुना है ना। हम लोग नागरिक हैं, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। वोट देने का हम अधिकार है, वोट देने का अधिकार, नेता चुनने का नहीं। सिर्फ वोट दो, तुम्हें देना होगा। मैंने ये आदमी को चुना है, भले हो क्रिमिनल हो कुछ हो, उसको वोट दे दो। वोट देके तुमने जिता दिया, आराम से जीत गया। उसके बाद तुम्हारा सिरमौर तुम्हारे माथे पे बैठ के वो जैसा चाहेगा वैसे करेगा। उसके बाद वो तुम्हारा नेता नहीं है, वो एक मंत्री है, वो एक एमएलए है, एमपी है। उसके पास तुमसे कोसों दूर, तुम्हारे हमारे रीच से काफी दूर है, वो पहुंच से काफी दूर हो जाते हैं। ये जो हो रहा है ये 100% हम जनता की मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे मूर्ख हैं, हम लोग लिटरेटेड एजुकेटेड फूल, जो अन्याय के विरुद्ध में एक शब्द बोलने का हिम्मत नहीं रखते हैं, सिर्फ सोचते हैं अपने स्वार्थ की बातें। अगर हमने एक शब्द बोल दिया, मेरा क्या होगा, कहीं मुझे जेल में तो नहीं डाल देगा, मुझे तो फांसी भी नहीं देगा। अरे फांसी मरने का क्यों डरते हो? ऐसे भी तो तिल तिल मर ही रहे हो ना भाई। हर दिन तो मर ही रहे हो, हर दिन चूसे जा रहे हो। तुम्हारी स्वाधीनता कहां है? किस तरह की स्वाधीनता है? वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया तुम्हारा अधिकार है, बट तुम्हारा अधिकार प्राप्त हो इसका कोई लीगलिटी नहीं है। तुम्हें वो अधिकार मिला या नहीं मिला, उसको देख रेख करने वाला, संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। चोर चोरी करके भाग जा रहा है, निर्दोष को फांसी चढ़ाया जा रहा है, जेल में भरा जा रहा है। डाकू डकैती कर रहा है, निर्दोष बढ़ रहा है। और तुम्हें निर्दोष हो और तुम निर्दोष को साबित करने के लिए तुम्हें हाई प्रोफाइल के एडवोकेट को लेना पड़ेगा, उसे हाई पैसा देके। अगर नहीं है तो जेल भर सड़ो। ये कौन सा डेमोक्रेसी, कौन सा गणतंत्र के बारे में कह रहे हो? इसीलिए हम कह रहे हैं हम लोग एजुकेटेड मूर्ख हैं, जो इस धनतांत्रिक व्यवस्था को अपने जीवन का सब कुछ मान लिए हैं। हम लोग सोच लिए हैं कि बड़े बड़े सेठों के पास पैसा रहेगा, वो सेठ हमें पैसा देंगे तभी हम जीवित रहेंगे। ये कैसे भूल जाते हो? जिस देश में रहते हो उस देश का एक मिट्टी का कण कण तुम्हारा है। ये हवा, ये पानी, ये तुम्हारा है। इसमें इस पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
इस अधिकार से तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। अगर वो वंचित करता है तो उसके विरुद्ध में तुम्हें लड़ना है, उसके विरुद्ध में मूवमेंट करना है, उसके विरुद्ध में तुम्हें एकजुट होकर लड़ाई करना है। अगर भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें शोषण कर रहा हो, शोषण के विरुद्ध में उठ खड़ा होना होगा। तुम्हें अगर तुम्हारी संस्कृति के नाम में अपसंस्कृति को प्रचार, उसके विरुद्ध में तुम्हें लड़ना होगा। क्यों? ऊपर में बैठे धनानंद वो तुम्हारे संस्कृति का रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारे बीवी बच्चे का संरक्षण वो नहीं करेंगे। वो तो बैठा ही है तुम्हारे संपत्ति पर भोग करने के लिए, मजा लूटने के लिए। इसलिए जनता की मूर्खता के कारण ये डाकू, बदमाश, लुटेरे मनुष्य के सरल सेंटिमेंट का यूज करके, मनुष्य की सरल प्रवणताओं को यूज करके वो शासन पे आते हैं, तुम्हें शोषित करते हैं, शोषण करते हैं। इसलिए ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये मानवता विरोधी है। आज तथाकथित, हम तो बार बार बोलेंगे, अर्थ इकोनॉमिस्ट इतने सालों से आजादी, कौन सा अर्थनीति हमें पढ़ाया जा रहा है भाई? जो अर्थनीति अभी भी गरीबी खत्म नहीं कर पाया। किस तरह का अवार्ड तुम लेते हो हे अर्थनीतिविद, जो तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे थ्योरी कोई परिवर्तन ही नहीं ला पा रहे मनुष्य में। मनुष्य को सुला दिया, आज के मनुष्य एनेस्थेसिया लगा के सुला दिया है। शिक्षित वर्ग हो, अशिक्षित, सब सोए हुए हैं। उनको बस चाहिए अपनी रोटी, अपना रोटी मिल जाए, थोड़ा सा रहने का अच्छा घर मिल गया, पर बहुत बड़ा ताला लगा के अंदर में कुत्ता पाल के बैठ जाएगा। हाँ, अरे हम अब सुरक्षित हो गए। वो सोचता है वो सुरक्षित हो गया। तुम्हारी हाल वैसे ही है जैसे खरगोश करता है। खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश जंगल में अपना क्या करते हैं, अपने को सर को घुसा देता है और आंख बंद कर ले, सोचता है कि वो सुरक्षित है। अरे मूर्खों, ये सुरक्षा नहीं है। ये समाज अगर सुरक्षित रहेगा, हाँ, आप हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे, हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए समाज की सुरक्षा के बारे में सोचो। जिस समाज का बागडोर तुमने शोषकों के हाथ में दे दिया, भ्रष्ट नेताओं के हाथ में दे दिया, उनके बारे में सोचो। जागरूक तुम्हें होना है। नेता तो जागरूक होकर अपना काम कर रहा है, चूस रहा है तुम्हें। अब उनके शोषण को कैसे रोकोगे, यह काम तुम्हारा, हमारा है, हम सबका है। इसीलिए आंख कान बंद करके बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो जागरूक होना ही पड़ेगा। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि विश्व को अगर इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य में तो देखें, तो ये पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक जो सोशल ऑर्डर है वो पूरी दुनिया को लूट रहा है, खत्म कर रहा है। हम आप सब लोग अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, हमें लूट रहा है। हमें सिर्फ भौतिक संपदा ही नहीं लूट रहा है, हमारे बौद्धिक जगत को भी लूट रहा है, मेंटली भी हमें शोषण हो रहा है। आज हम उन्मुक्त बुद्धि, मुक्त विवेक के साथ जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुक्त विवेक, उन्मुक्त बुद्धि संपन्न व्यक्ति अगर ज्यादा संख्या में हो जाए तो शोषकों का शोषण नहीं चलेगा, पाखंड अंधविश्वासी नहीं चलेंगे। इसलिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम पे थोपी गई है जिसमें तुम एजुकेटेड रोबोट तो बन गए, लिटरेसी मिल गया तो तुम एक रोबोट, एक मशीन हो। किंतु शिक्षा तो ऐसी नहीं है मेरे भाई कि तुम्हें जो पढ़ा दिया तुम पढ़ लिया, उसके बारे में तुम सोचा ही नहीं है कि गोबर क्या है या गणेश क्या है। गणेश कभी गोबर का बनता नहीं है, लेकिन हमें तो शिक्षा व्यवस्था ने गोबर गणेश बना दिया ना। गोबर का गणेश जिसमें से बदबू आती है, स्वाधीनता स्वतंत्रता कहां है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है एकदम डिफेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम है, 100% डिफेक्टिव सिस्टम है,
धनतंत्र, जो अतीत में भी लोगों को बर्बाद किया और आज भी लोगों को बर्बाद कर रहा है। हम देशवासियों को मूर्ख बना रहा है, हम देशवासियों को बर्बाद कर रहा है। जिस तरह से पूंजीवाद एक गलत तंत्र है, वैसा ही एक तंत्र है जिस तंत्र का नाम है, लोग कहते हैं कम्युनिज्म। और गलती से कम्युनिज्म को साम्यवाद कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, कम्यून का अनुवाद साम्य नहीं होता। साम्य और समान दो अलग अलग चीज है। साम्य का मतलब पेयरिटी, साम्य, बैलेंस्ड, इक्विपोइज्ड, इक्विलिब्रियम, इसी को बोलते हैं साम्य। और कम्युनिज्म जो समानता की बात करता है, ये साम्य नहीं है, समानता। माने लिख लो रापड़ पत्थर से लेकर एक साइंटिस्ट, एक बड़े कवि, एक बुद्धि ज्ञानी, सबको एक समान कर देंगे। तुम्हारे बौद्धिक विकास का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे सांस्कृतिक सभ्यता का विकास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कम्यून का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपुल, एक ग्रुप ऑफ पीपुल जब एक साथ रह के कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं एक साथ रह के। जानवर, भेड़ का झुंड एक साथ रहता है, क्या चारा खाता है और लेट्रिन करते रहता है। बहुत सारे जानवर झुंड में चलता है, भैंस का झुंड चल रहा है, चारा खा रहा है, चल रहा है। यह है कम्यून। कम्यून का मतलब कभी साम्य नहीं होता। साम्य तो बहुत उच्च दर्शन है, बैलेंस्ड सिस्टम है। साम्य का मतलब होता है बैलेंस्ड, संतुलित। कम्यून में कोई भी चीज बैलेंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म ने इकोनॉमिक बीइंग माना। हां, कम्युनिज्म ने भी मनुष्य को इकोनॉमिक बीइंग माना, उससे भी एक स्टेप नीचे गिर गया कम्युनिज्म। वहां पर यहां पर तो सांस्कृतिक विकास का कोई स्थान ही नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक सेना की छावनी के तले हम आप एक रोबोट के तरह बैठे बैठे कुछ कर रहे हैं। वो है कम्यून। जिस कम्यून का वियतनाम, कंबोडिया, स्पेन, एंटायर रशिया, चाइना उसका उदाहरण है कि उस कम्यून ने कितना बर्बाद किया, लोगों को किस तरह से बर्बाद किया। कैपिटलिज्म में तो कम से कम थोड़ी बहुत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन इस कम्युनिज्म तो खत्म। इसमें कोई व्यक्ति स्वाधीनता नहीं है। आप, आपके बच्चे, आपका संपत्ति सब राष्ट्र का संपत्ति है। और राष्ट्र कौन चला रहा है? कुछ लीडर, और उनके हाथ में क्या है? सेना बाहिनी। चाइना का एग्जांपल देखिए। चाइना में एक जो मुस्लिम ग्रुप है, क्या उसका नाम है, थोड़ा सा मिस कर रहा हूं दिमाग से, उन लोगों को जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन लोगों के अंग प्रत्यंग को काट के दूसरी जगह बेचा जा रहा है, कोई कुछ नहीं कहता। चाइना का इतिहास है, 10,000 स्टूडेंट को लेनिनग्राड में खड़ा कर दिया और तोप से उड़ा दिया गया। जरूर आप लोग को इतिहास याद होगा, क्योंकि वहां उस नेता के विरुद्ध में वो जो उनकी डिक्टेटरशिप है, उसके विरुद्ध में आप एक शब्द कुछ नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते। आप सीधा आके उसका जो मिलिट्री जो तंत्र है, वो मिलिट्री तंत्र आके तुम्हें उठा ले जाएगा, तुम्हें ऐसे जगह डाल देगा, जीवन में कभी निकल नहीं पाओगे। यह है कम्युनिज्म का तंत्र, भेड़ बकरियों का तंत्र, यह कम्युनिज्म तंत्र। इसमें व्यक्ति स्वाधीनता किसी भी तरह से नहीं है,
ना भौतिक जगत में, ना तुम्हें मानसिक जगत में, ना आध्यात्मिक जगत में। मनो भौतिक जगत में सिर्फ किसी तरह से तुम्हें एक पीस रोटी, ये एक ब्रेड दे दिया, बस आराम से खाओ। तुम डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आराम जो दिया गया है वही खाओ। अब जरा बताओ, मनुष्य मनीषा प्रधान, बुद्धि प्रधान जीव, उसको अगर एक लोहे के जंजीर में बांध के बोला जाए ये लो, यही तुम्हारी जीवन है, यह है कम्युनिज्म। आज भी हमारे बुद्धिजीवियों को पता नहीं क्यों उस कम्युन सिस्टम के प्रति इतना मोह है। बहुत सारे सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट कम्युनिज्म का बहुत बड़ाई करते हैं। कम्युनिज्म ऐसा है, वैसा है, जो धरातल पे ब्लडशेड के अलावा कुछ किया ही नहीं है। जो कम्युनिज्म धरा को राक्षसी शक्ति से भर दिया, पूरे रशिया, इंटायर यूएसएसआर से लेकर चाइना, कितने कंट्रियों में कितने रक्तपात किया ये कम्युनिज्म ने। कारण कि वो बोले नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो तुम्हें मानना होगा, तुम्हारा बच्चा नहीं है, राष्ट्र का बच्चा है। इसीलिए मां अपने बच्चे को चूम नहीं सकती, अपने गले नहीं लगा सकती है, वो बच्चे को छीन लिया जाता था। यह है कम्यून। कितना घातक, कितना डेंजरस ये सिस्टम है, जरा सोचिए आप। यहां पर कोई भी व्यक्ति का बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं है, यहां पर कोई इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव होता है ना मनुष्य को कि भाई थोड़ी सी हमें आज पेट थोड़ा सा हल्का भारी लग रहा है, मुझे नहीं आज थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स खाना है, मेरा आज थोड़ा सा बौद्धिक काम में ज्यादा करना है, तो थोड़ा सा एकांत में थोड़ा सा एक गिलास दूध चाहिए। नहीं, इक्वालिटी और कम्यून एक चीज है। कम्यून और इक्वलिटी एक हो सकता है, किंतु ये साम्यवाद नहीं है। इसलिए भूल से भी कम्युनिज्म को साम्यवाद न कहें। अगर कम्युनिज्म को साम्यवाद कहते हैं तो कम्युनिज्म का सम्मान बढ़ाते हैं, क्योंकि कम्युनिज्म में सम्मान के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो भेड़ बकरी सबको एक समान मानता है। तुम्हें आध्यात्मिक अभ्यास का कोई स्थान नहीं है, ईश्वर नाम का कोई चीज इस सृष्टि में नहीं है। धर्म पालन करना ओपियम है। तो जीवन में कोई व्यक्तिगत इंसेंटिव, कोई अधिकार रह नहीं जाता है। यहां पर सिर्फ मशीन की तरह तुम्हें जीना है। यह है कम्यून। इसलिए कम्यून को कोऑपरेटिव से ना जोड़ें। कम्यून एंड कोऑपरेटिव में बहुत अंतर है। कोऑपरेटिव सिस्टम है तो एक वर्ल्ड में वो है इस्राएल में, जहां पर सचमुच में मनुष्य को रेशनलिस्टिक व्यू से देखा जाता है। वहां पर एग्रीकल्चर से लेकर हर चीज, छोटा सा कंट्री बहुत विकसित है। इसलिए कम्यून एंड कोऑपरेटिव इज नॉट द सेम थिंग। इसलिए कोई अगर बोल दे कम्यून और कोऑपरेटिव एक चीज है, वो भूल है। और कम्यून को कभी भी वो कम्यून ही बोलिए, क्योंकि वो संस्कृत शब्द नहीं है, वो कार्ल मार्क्स का दिया हुआ भाषा है। कार्ल मार्क्स का जो मातृभाषा है उसी में उन्होंने लिखा है कम्यून। इसलिए कम्यून साम्यवाद नहीं है। कम्यून एक वेग टर्म यूज करता है, इक्वालिटी, एक झूठा वादा करता है इक्वालिटी, किंतु देखा जाए कि कम्युनिज्म में इक्वालिटी नाम का कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये कम्युनिज्म तो स्टेट कैपिटलिज्म बन गया, क्योंकि स्टेट सबका मालिक है। स्टेट को नियंत्रण कुछ लीडर और सेना वाहिनी, सेना के सेनानायक यही कर रहे हैं। वो सेना जो चाहे वही जुडिशियरी है, वही लेजिस्लेटिव है, वही सब कुछ है। इसलिए कम्युन सिस्टम मोस्ट डेंजरस। पश्चिम बंगाल में बंगाल की संस्कृति, बंगाल की धरोहर, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था, बंगाल की अर्थनीति को तहस नहस करके आज बंगाल के लोगों को ऐसी स्थिति में ला दिया है, आप सोच नहीं सकते हो। आज वो बंगाल रहा ही नहीं है। केरल में जाके देखो, वहां भी खत्म कर दिया है। मानविकता, ह्यूमैनिटी, सेंस, विवेक, बुद्धि, संस्कृति, सब एक पशु की तरह जिंदगी जीते हैं। एनिमल्स
मनुष्य को मनुष्य नहीं, एनिमल्स से भी बदतर माना जाता है कम्युन सिस्टम में। इसलिए कम्युन सिस्टम, तो दो अर्थनैतिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। तो हमारे ये अर्थनीतिविद लोग क्या कर रहे हैं, ये बार बार क्या करते हैं, बोतल को चेंज कर देते हैं, अब वही शराब को, पुराने चीज को डाल देता है। बार बार सेंटिमेंटल स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, नया नया लेवल लगा के वही चीज हमारे सामने ला रहा है। हमारे देश में जब कैपिटलिज्म फेलियर हुआ तो कम्युनिज्म फेलियर हुआ, तो दोनों मिलाकर एक मिक्स इकोनॉमी बोल दिए, लेकिन चल रहा है वही कैपिटलिस्टिक सिस्टम। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, बुद्धिजीवियों थोड़ा सा तो जागो मेरे भाई, उठो। कितना दिन तक सोए रहोगे, कितना दिन तक इस पूंजीवाद के गुलामी और इस साम्यवाद के भ्रांति धारणा के अंदर चलोगे। हां, एक चीज तो है मेरे भाई, जब तक इस नए बोतल में पुराने शराब के पीने का आदत नहीं छोड़ पाओगे तो कुछ नहीं जानोगे। इस पुराने बोतल को छोड़ो, नए बोतल को छोड़ो, एक नई दिशा खोजो। वो कैसे खोजोगे, बहुत आसान है। होम्योपैथ का उदाहरण ले लो आप। होम्योपैथ में वो ये नहीं देखता क्या बीमारी है, वो सिम्टम देखता है। और सिम्टम क्या है और उसका कारण क्या है। ये जो सिम्टम मनुष्य में आया है, ये जो बुखार आया है, इस बुखार का कारण क्या है। बुखार का कारण ठंडी गर्मी लगना, ठंडी लगना या बहुत ज्यादा गर्मी लगने से भी बुखार, पेट खराब होने से भी बुखार होता है, वायरल बुखार होता है, बैक्टीरियल बुखार भी, कितने तरह के बुखार है। तो उस जड़ में जाना होगा। तो अर्थनैतिक उन्नति के पथ पे सबसे बड़ा बाधा क्या है, उस कारणों को ढूंढे। कारण अगर कारण ढूंढ लेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा। हां, महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार, उन्होंने इन समस्याओं को बहुत गहराई से समझा, मनुष्य के हृदय के अंतस्थल के दर्द को समझा, पशु पक्षियों के अस्तित्व के मिटने वाली जो भयावह स्थिति है उसको उन्होंने समझा। समझने के बाद उन्होंने एक नया दिशा अर्थनैतिक जगत में, समाज अर्थनैतिक जगत में दिया। सब जानता है, ऊपर से नीचे जितने लीडर्स हैं, जितने भी पार्टी के, वो सब जानते हैं कि श्री प्रभात रंजन सरकार ने संपूर्ण जगत के सर्वात्मक उत्थान के लिए एक सुंदर समन्वित दर्शन दिए हैं। दर्शन नहीं, वो प्रैक्टिकल है, वो आकाश कुसुम कल्पना नहीं है। कल्प लोक, स्वप्न लोक में डांस करने वाली थ्योरी श्री प्रभात रंजन सरकार का नहीं है, वास्तविक है। उनका कहना है कि जगत का, इस धरती का अगर गरीबी तुम मिटाना चाहते हो तो कोऑपरेटिव सिस्टम, समवाय सिस्टम, सहकारिता सिस्टम को लाना होगा। तो तुरंत पूंजीवादी लोग बोलेंगे, हां कोऑपरेटिव तो हमारा चल रहा है, कोऑपरेटिव तो चल रहा है। अरे इस कोऑपरेटिव के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं किसके बारे में, बंधुत्वपूर्ण सहकारिता, बंधुत्वपूर्ण फ्रेंडली कोऑपरेटिव, मास्टर और स्लैब का कोऑपरेटिव नहीं है। कैपिटलिस्टिक सिस्टम में क्या है, एक मालिक है, उसके अंडर में एक कोऑपरेटिव नाम का कोई यंत्र बना दिया, उसके सब लोग दास के रूप में काम कर रहा है, नौकर है, उनको सैलरी मिलती है, अब प्रॉफिट मिलता है मालिक को। यह है सबऑर्डिनेटेड, मालिक निर्भर सहकारिता। इस सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव श्री प्रभात रंजन सरकार नहीं कहते हैं, वो कहते बंधुत्वपूर्ण सहयोगिता। बंधुत्वपूर्ण सहयोगिता के उनके बहुत सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिया। देखो जी, किसी को अगर
कुआं से पानी पीना है तो क्या करना होगा? उसके लिए एक बाल्टी तो चाहिए ना जी, बाल्टी चाहिए, उसके लिए एक रस्सी चाहिए। अब उस बाल्टी के लिए तो किसी की सहायता चाहिए, रस्सी के लिए जो रस्सी बनाने उनके पास जाना चाहिए। तो देखेंगे समाज में सब लोग किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पर आश्रित है। जब एक दूसरे पर आश्रित है तो क्यों किसी का मालिक बनेगा, क्यों किसी का गुलाम बनेगा भाई? समाज के एक वर्ग जो टॉयलेट साफ करते हैं, क्या वो नीच है? अगर वो साफ नहीं किया तो तुम तो गंदगी में रहोगे भाई। जूता पॉलिश करने वाले जिसे मोची कहते हो, नीचा कहते हो, वो तो तुम्हारा जूता पॉलिश कर तुम्हारा सफाई करता है। तुम्हारे हाथ में इतने तकलीफ है कि अपने जूते को भी साफ नहीं कर सकते हो, किसी और से करा। लेकिन ये एक सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सब एक दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए सबके जो लेबर है, सबका श्रम को सम्मान करना होगा। यही है कोऑर्डिनेशन, बंधुत्वपूर्ण कोऑर्डिनेशन। यहां पर कोई मालिक नहीं है। इसलिए इस समाज में जितने भी अर्थनैतिक व्यवस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उसको समवाय के अंदर, सहकारिता के अंदर में लाना होगा, वो भी बंधुत्वपूर्ण सहकारिता। वहां पर कोई मालिक नहीं रहेंगे, सब लोगों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिलेगा, उनके संपत्ति का उचित मूल्य मिलेगा, मानविक के मूल्य मिलेंगे, सम्मान मिलेगा और मनुष्य सचमुच में मनुष्य की तरह जिएंगे। यह है समवाय सिस्टम, यह है सहकारिता। इस सहकारिता ही आज संपूर्ण विश्व की समस्याओं का निराकरण कर सकता है। इसके लिए जनता, पब्लिक, आप लोगों को जागरूक होना होगा। मंदिर मस्जिद में क्या रखा हुआ है मेरे भाई सब, काहे उसके पीछे दौड़ रहे हो? आज तुम्हारे बच्चे, संतान, संतति एजुकेशन के अभाव में लड़ रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, अर्थनैतिक आजादी नहीं मिली है। अर्थनैतिक आजादी के लिए भारत के कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देकर ही तभी कृषि समवाय बना के, सहकारी बना के, नौकरी नहीं, रोजगार हर इंसान को मिलेगा। एक अंधा है उनको भी रोजगार मिलेगा, जो लंगड़ा है उसे भी रोजगार मिलेगा। कोऑपरेटिव एक ऐसा सुंदर सिस्टम जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिए हैं। इसलिए हे बुद्धिजीवों, अगर आप सचमुच में बुद्धि का थोड़ा सा भी, विवेक नाम का कोई बचा है, आप लोग श्री प्रभात रंजन सरकार, श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जो प्रारूप दर्शन है, प्रगतिशील उपयोगी तत्व है, उनको आप लोग देखे, पढ़े, क्योंकि यही एकमात्र इस युग का संपूर्ण समस्याओं का निराकरण है, एकमात्र समाधान है। ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि ऑप्शन नहीं है कि एक खाया तो ये अच्छा नहीं लगा तो ये खाया, नहीं, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। और ये कंपल्सन भी नहीं, कंपल्सन क्या, किसके दबाव में, प्रभु दबाव को प्रश्रय नहीं देता है। ये विवेकपूर्ण बंधुत्वपूर्ण सहयोगिता है। हृदय से जो सहयोगिता की भावनाएं जब जागृत होगी, सब एक लक्ष्य की तरफ जब एक साथ चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। वहां पर गरीब गरीब गरीब, धनी धनी धनी, ये बातें प्रश्न ही नहीं आती है। ये गरीब और धनी बोल के दो जात बना दिया लोगों ने, हैव और हैव नॉट बना दिया। तो गरीब एक जात हो गया, धनी एक जात हो गया। हायर कास्ट, लोअर कास्ट, जिस तरह से मजहब के क्षेत्र में है, उसी तरह से अर्थनैतिक क्षेत्र में भी दो जात हो गया। इसलिए ये जो सिस्टम है, इसको खत्म करके मानव मूल्यों पर आधारित ह्यूमन कार्डिनल वैल्यूज पे आधारित पर मनुष्य को जीने का जो सर्वनिम्न जो प्रयोजन है, उसको गारंटी करना होगा। और वो समवाय के द्वारा, ये बाहर के देश वाले यहां आएंगे, वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, तब हमें नौकरी मिलेगी,
ये गोलक धंधा छोड़ो भाई। हमारा देश भारतवर्ष इतना उन्नत है, हर तरह से रिच है, सिर्फ चाहिए हृदय से उस सिस्टम को स्वीकार करो और कोशिश करने लग जाओगे। पूंजी यहीं पर है, सामर्थ्य यहीं पर है, रिसोर्स सारा ह्यूमन रिसोर्स से लेकर कैपिटल से सारी चीज यहीं पर है। इसीलिए यहां के धन्ना सेठों के पास इतने पूंजी है, इनको मौका दो, इनके पूंजी को इस देश के उन्नति के लगाओ। वो अमेरिका, जापान, जर्मनी में अपने घर बना के 5,000 10,000 करोड़ का वहां ठहरे हुए हैं। यहां हमसे लूट रहा है, हमारे खून को चूस के वो दूसरे देश में जाकर आलीशान बिल्डिंग बना के रह रहा है। फिर ऐसे लोगों को कभी भारत रत्न दिया जाता है, पद्म भूषण, क्या क्या प्राइज दिया जाता है भाई। अपने देश में वो सुरक्षित नहीं है, दूसरे देश में अपना सुरक्षा ढूंढ रहा है। अरे इस देश को ही सुरक्षित कर दो ना, ये धन्ना सेठो। देखो तुम्हें फिर यहां से भागकर तुम्हें अमेरिका और स्विट्जरलैंड इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे लूट तो हम ही से ले रहे हो भाई, सारा चीज लूट रहे हो हमसे। हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो नीच कैटेगरी का स्टूडेंट है, और कॉन्वेंट और बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे तो बहुत उच्च कैटेगरी के स्टूडेंट है। ये भेदभाव तो तुम लोग सृष्टि कर रहे हो। एक छोटा शिशु जन्म लेता है इस धरती पे, भारतवर्ष में, क्या सोच के? वो क्या जानता है गरीब है या धनी, कहां जन्म ले रहा है? अगर तुम नेता हो और तुम बुद्धिजीवी हो, या तुम्हें सोचना है कि वो जो शिशु यहां जन्म लिया है वो कैसे बड़ा होगा, यह समाज का दायित्व है। और समाज का दायित्व बुद्धिजीवियों पर निर्भर कर रहा है। समाज किस दिशा में जाएगी, गर्त में जाएगी या प्रगति के पथ में जाएगा? बुद्धिजीवी और बौद्धिक जब दिवालियापन आ जाएगा तब तो समाज गया। गैल भैंस खोटा समेत, गैल भैंस पानी में खोटा समेत सबको लेकर जाएगा। इसलिए हे बुद्धिजीवियों, थोड़ा सा जागो, उठो, देखो जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए हैं। उन्होंने जो दर्शन दिया है उस पर एनालिसिस करो, डिबेट करो। हम तैयार हैं डिबेट के लिए। हम तो चैलेंज करते हैं, हर बार चैलेंज करते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोगों तो कान में आंख सब जगह ताला लगा। अरे क्या फर्क पड़ता, हमें तो भाई मिल गया ना, बड़का बड़का प्राइज, अवार्ड, पैसे सब मिल ही गया, तो हमें काहे ये सब के विरुद्ध में? लेकिन तुम्हारे चुप रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं मेरे भाई, क्योंकि याद रखना, ज्वालामुखी जब फटेगी तो सब कुछ ले दे के चलेगी, खत्म, बर्बाद, समान कर देगा। न तुम्हारा यह सुरक्षित राजमहल रहेगा न कुछ, क्योंकि जनता जब शोषित होता है, जनता का शोषित आर्तनाद जब एक साथ उठेगा ना, तो ना रहेगा नेता, ना रहे तुम बुद्धिजीवी, कोई नहीं रहेगा, खत्म हो जाओगे, नाश हो जाएगा सबका। इसलिए समाज में ऐसे दूसरा रक्ताक्त क्रांति को आने मत दो। हे बुद्धिजीवियों, उठो, अपने आप को अगर अर्थनीतिविद कहते हो तो कुछ करो दुनिया के लिए, और वो समाधान सिर्फ और सिर्फ प्रौढ़ है, प्रगतिशील उपयोगी तत्व है। वो महान दार्शनिक, युग दृष्टा, ऋषि श्री प्रभात रंजन सरकार के दर्शन ही संपूर्ण मानव जगत को सर्वात्मक कल्याण पूर्णता की ओर ले जाएगा। यही मेरा कहना है। इसलिए मेरे भाइयों, ये पूंजीवादी, साम्यवादी इस कीचड़ से निकलकर प्रोटिस्ट, प्रगतिशील गणतंत्र को अपनाओ, प्रगतिशील इकोनॉमिक सिस्टम को, सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी को अपनाओ, वही सबका समाधान है। धन्यवाद, नमस्कार।